1990s के मिड में अगर आप लखनऊ के राजाजीपुरम की शांत ट्री लाइन्ड गलियों में वॉक करते तो आप एक डेली मॉर्निंग रिचुअल देखते जिसने मिडिल क्लास इंडिया की इकोनॉमिक सोल को कैप्चर किया हुआ था। ठीक 8:30 AM पर रामेश्वर नाथ शर्मा, जिन्हें नेबरहुड में शर्मा जी के नाम से जाना जाता था, अपने 2 स्टोरी गवर्नमेंट अलॉटेड क्वार्टर्स से बाहर निकलते थे। वह उत्तर प्रदेश स्टेट सेक्रेटेरिएट में एक सेक्शन ऑफिसर थे। उनका अपीयरेंस एकदम परफेक्ट होता था। एक क्रिस्प आयर्न्ड सफारी सूट, पॉलिश्ड ब्राउन लेदर शूज, एक ब्रॉड स्ट्रैप्ड HMT ऑटोमेटिक वॉच और आर्म के नीचे दबा हुआ एक हैवी लेदर ब्रीफकेस। जैसे ही वह अपने ब्लू बजाज चेतक स्कूटर को किक मारकर स्टार्ट करते, नेबर्स रिस्पेक्ट के साथ सिर हिलाते थे। शर्मा जी एक बड़े कद के इंसान थे। उनके पास एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, प्रेडिक्टेबल सैलरी स्केल, डियरनेस अलाउंस यानी DA एडजस्टमेंट्स, प्रोविडेंट फंड और मिडिल क्लास ऑनर का अल्टीमेट बैज, रिटायरमेंट पर गारंटीड लाइफ लॉन्ग पेंशन थी। फैमिली वेडिंग्स में उन्हें फ्रंट में बिठाया जाता था। फैमिली ऑनर के मैटर्स पर उनसे कंसल्ट किया जाता था और एक्सटेंडेड क्लैन के हर यंग बॉय के लिए उन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में देखा जाता था। मेन रोड के ठीक सामने लोकल वेजिटेबल मार्केट के पार सुभाष बंसल यानी बंसल अंकल रहते थे। बंसल अंकल सफारी सूट नहीं पहनते थे। वह सिंपल कॉटन ट्राउजर्स और अनआयर्न्ड हाफ स्लीव्ड शर्ट्स पहनते थे, जिन पर मिडे तक अक्सर डस्ट या ग्रीस के दाग लग जाते थे। उन्होंने क्राउडेड मार्केट में एक छोटे 150 स्क्वायर फीट की शॉप को संभालने के लिए अपने बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ दिया था, जहां वह इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, वायरिंग और हार्डवेयर बेचते थे। उनकी मॉर्निंग सेक्रेटेरिएट डेस्क की क्वाइट डिग्निटी के साथ शुरू नहीं होती थी। यह 7:30 AM पर शुरू होती थी, अपनी शॉप का हैवी आयरन शटर उठाकर, पीतल के बर्तन में स्ट्रॉन्ग टी बनाकर और मोटी रेड क्लॉथ बाउंड लेजर बुक्स यानी बही खाता को ध्यान से देखते हुए। शर्मा जी की वाइफ अपनी शांत सोशल ऑब्जर्वेशंस में लगातार बनी रहते हुए अक्सर अपने बच्चों को सड़क के सामने वाले परिवार के बारे में आगाह करती थीं। बंसल अंकल को देखो। शर्मा जी का 3 टियर स्टील लंच बॉक्स पैक करते हुए वह धीरे से फुसफुसाती थी। कोई फिक्स आवर्स नहीं, धूल में रात के 9 बजे तक काम करना, रूड कस्टमर्स और करप्ट इंस्पेक्टर्स से डील करना। इसीलिए एजुकेशन ही सब कुछ है। हार्ड वर्क करो, एक प्रॉपर डिग्री लो और एक रिस्पेक्टेबल जॉब सिक्योर करो। ट्रेड और बिजनेस उन लोगों के लिए छोड़ दो जिनके पास कोई चॉइस नहीं है। 2 डेकेड्स तक पड़ोस ने इन 2 आदमियों को साइड बाइड अपने परिवारों को पालते देखा। एक कैजुअल ऑब्जर्वर के लिए उनकी डेस्टिनी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल लग रही थी। फिर भी इन 2 मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स के शांत पर्दों के पीछे 2 पूरी तरह से अपोजिंग इकोनॉमिक इंजिन्स काम कर रहे थे। सेम मोहल्ले में 2 पाथ्स। एक तरफ शर्मा जी द क्लर्क, हाई सोशल स्टैंडिंग, लीनियर सैलरी प्लस DA, FDs या PPF में लॉक्ड कैपिटल, रिस्क अवॉइडेंस कल्चर, सिंगल इनकम डिपेंडेंसी। दूसरी तरफ बंसल अंकल द ट्रेडर, लो इनिशियल सोशल स्टैंडिंग, वेरिएबल शॉर्ट टर्म कैश फ्लो, एसेट्स में रीइन्वेस्टेड कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट कल्चर, मल्टीपल कैश फ्लो स्ट्रीम्स। सेक्शन ब्रेक। द डाइवर्जेंट ट्रेजेक्टरीज, ए 20-year फाइनेंशियल टेल। शर्मा जी और बंसल अंकल अपनी लेट 50s तक पहुंचते रेडिकली डिफरेंट फाइनेंशियल शोर्स पर कैसे पहुंचे, ये समझने के लिए किसी को भी उनकी सोशल स्टैंडिंग से आगे देखना होगा और ये एग्जामिन करना होगा कि हर इंसान ने अपनी सरप्लस इनकम को कैसे डिप्लॉय किया। शर्मा जी की फाइनेंशियल लाइफ एब्सोल्यूट प्रेडिक्टेबिलिटी और टोटल रिस्क एवर्जन से डिफाइंड थी। हर मंथ उनकी सैलरी उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में डिपॉजिट की जाती थी। ग्रोसरीज, स्कूल फीस, यूटिलिटीज और डोमेस्टिक हेल्प के लिए पे करने के बाद जो कुछ भी बचता था उसे 3 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में चैनल किया जाता था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, सेक्शन 80C टैक्स डिडक्शंस को मैक्सिमाइज करने के लिए, नेबरहुड पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांच में फिक्स्ड डिपॉजिट्स FDs, जहां ब्रांच मैनेजर नाम लेकर उनको ग्रीट करता था, और एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज जो एक फ्रेंडली लोकल एजेंट से खरीदी गई थीं, जो एक डिस्टेंट कजिन भी था और जो लाइफ कवरेज के साथ साथ एक गारंटीड रिटर्न का प्रॉमिस करता था। जब 1990s के लेट ईयर्स में 5th सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट हुई थीं, तब शर्मा जी को एक काफी बड़ा सैलरी हाइक मिला था। उन्हें लगा कि वो काफी प्रॉस्परस हो गए हैं। उन्होंने अपने स्कूटर को एक एंट्री लेवल हैचबैक कार में अपग्रेड किया, अपने पुश्तैनी घर को रिपेंट करवाया और बाकी पैसे 8% इंटरेस्ट देने वाले लॉन्ग टर्म बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डाल दिए। शर्मा जी के लिए पैसा वो चीज थी जिसे आप कड़ी मेहनत से कमाते हैं, समझदारी से खर्च करते हैं और एक किले की तरह सुरक्षित रखते हैं।
इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने या कमर्शियल असेट्स खरीदने के आइडिया को सट्टा बाजार यानी गैम्बलिंग कहकर खारिज कर दिया जाता था, जिसे समझदार और पढ़े लिखे लोग किसी भी कीमत पर अवॉइड करते थे। बंसल अंकल एक बिल्कुल अलग फाइनेंशियल फ्रेमवर्क पर काम करते थे, ऐसा फ्रेमवर्क जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता था बल्कि मर्चेंट फैमिलीज में जनरेशंस से पास ऑन होता आया था। शुरुआती सालों में बंसल अंकल की मंथली अर्निंग्स काफ़ी इरेटिक थीं। कुछ महीनों में सॉलिड सेल्स होती थीं तो बाकी महीने काफ़ी स्लो और नर्व रैकिंग होते थे। लेकिन बंसल अंकल एक ऐसे डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करते थे जिसे शर्मा जी कभी समझ नहीं पाए, और वो थी कैपिटल की रिलेंटलेस वेलोसिटी। अपने सरप्लस कैश को 4% वाले बैंक सेविंग्स अकाउंट में रखे रहने देने या उसे 10 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में लॉक करने के बजाय बंसल अंकल प्रॉफिट के हर एक रुपये को एक ऐसे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते थे जिसका अकेला काम और ज़्यादा रुपये हायर करना था। ईयर 5 में जब उन्होंने थोड़ा बहुत सरप्लस इकट्ठा किया तो उन्होंने कोई बड़ी कार नहीं खरीदी और न ही अपना फर्नीचर अपग्रेड किया। उन्होंने अपनी दुकान के पीछे वाला छोटा सा 100 स्क्वायर फीट का स्टोरेज रूम खरीद लिया, जिससे उनकी इन्वेंट्री की बॉटलनेक खत्म हो गई और वे सीधे मैन्युफैक्चरर्स से 12% डिस्काउंट पर बल्क में इलेक्ट्रिकल सामान खरीदने लगे। ईयर 10 में अपनी सेविंग्स को ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसीज में लगाने के बजाय उन्होंने शहर के बढ़ते हुए किनारे पर एक छोटा जर्जर कमर्शियल प्लॉट खरीदा। मोहल्ले में हर किसी को लगा कि वे बेवकूफ़ हैं। उस एरिया में न तो स्ट्रीट लाइट्स थीं और न ही ज़्यादा ट्रैफिक। ईयर 15 में जैसे जैसे शहर बाहर की तरफ फैला, वह कभी अलग थलग पड़ा प्लॉट एक हलचल भरे कमर्शियल सबर्बन कॉरिडोर में बदल गया। बंसल अंकल ने उस जमीन पर एक 2 स्टोरी आरसीसी स्ट्रक्चर बनवाया। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर एक नेशनलाइज्ड बैंक को उनके एटीएम और ब्रांच ऑपरेशंस के लिए किराए पर दे दिया, जिससे उन्हें एक प्रेडिक्टेबल मंथली रेंटल चेक मिलने लगा जो शर्मा जी की पूरी मंथली सैलरी को टक्कर देता था। उन्होंने अपर फ्लोर का इस्तेमाल अपने बढ़ते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए सेंट्रल वेयरहाउस के रूप में किया। बंसल अंकल के कैपिटल की कंपाउंडिंग रिटेल शॉप से स्टोरेज स्पेस की ओर ले जाती है, जिससे बल्क डिस्काउंट्स मिलते हैं, जिससे कमर्शियल प्लॉट मिलता है और उससे रेंटल इनकम होती है। सेक्शन ब्रेक, द डे ऑफ रेकनिंग, द एज 55 रियल्टी चेक। जब तक दोनों आदमियों ने अपना 55th बर्थडे सेलिब्रेट किया, तब तक राजाजीपुरम में सोशल डायनामिक खामोशी से लेकिन पूरी तरह से इन्वर्ट हो चुका था। शर्मा जी साफ तौर पर स्ट्रेस्ड थे। उनकी सैलरी हालांकि नॉमिनल टर्म्स में पहले से कहीं ज्यादा थी, लेकिन रियल वर्ल्ड इन्फ्लेशन की कड़वी सच्चाई से कम होती जा रही थी। बूढ़े होते पेरेंट्स के मेडिकल कॉस्ट्स परेशान करने लगे थे। हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज ट्यूशन फीस उनकी बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स की सेविंग्स से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनकी पेंशन भले ही सिक्योरिटी की एक बेसलाइन दे रही थी, पर अब वह वैसी लग्जरियस सेफ्टी नेट नहीं रही थी जैसी उनके पिता की जनरेशन ने एंजॉय की थी। सबसे खराब बात यह हुई कि जब उनके बेटे ने यूनाइटेड स्टेट्स की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री करने की इच्छा जताई, तो शर्मा जी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी। ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरी 45 लाख रुपीस का इंतजाम करने के लिए उन्हें एक हाई इंटरेस्ट एजुकेशन लोन लेना पड़ा और बैंक के पास अपनी ज़िंदगी की इकलौती बड़ी एसेट यानी अपने रहने के घर को कोलेटरल के तौर पर गिरवी रखना पड़ा। सड़क के दूसरी तरफ बंसल अंकल के बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उनकी चाल में एक हल्कापन था। उनकी छोटी सी एक दुकान अब एक रीजनल हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बदल चुकी थी, जिसे ज़्यादातर उनका बड़ा बेटा चला रहा था। उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी से हर महीने कंसिस्टेंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेंटल कैश फ्लो आ रहा था। जब बंसल अंकल की बेटी ने ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स डिग्री करने का फैसला किया, तो कोई पैनिक नहीं हुआ, बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़े और न ही कोई पैतृक संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी। बंसल अंकल ने बस अपने उस लिक्विडेट फंड का एक छोटा सा हिस्सा लिक्विडेट किया जिसे उन्होंने 7 ईयर्स में जमा किया था, और फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस अपफ्रंट कैश में पे कर दी। पूरा मोहल्ला हैरान होकर देखता रह गया। वो अनकूथ ट्रेडर जिसने धूल भरी दुकान में 30 ईयर्स बिताए थे और जिसकी जॉब सिक्योरिटी न होने पर पड़ोस के बुजुर्ग तरस खाते थे, वो पूरी तरह से फाइनेंशियली सोवरन था। वहीं दूसरी तरफ वो रेस्पेक्टेड सेक्शन ऑफिसर जिन्होंने रेस्पेक्टेबल मिडिल क्लास सोसाइटी के हर रूल को फॉलो किया था, कर्ज, इन्फ्लेशन एंग्जाइटी और फिक्स्ड इनकम लिमिट्स के बोझ के साथ अपने गोल्डन ईयर्स में कदम रख रहे थे। आर्केटाइप्स का डिकंस्ट्रक्शन, शर्मा जी बेवकूफ़ क्यों नहीं थे? इस कहानी को देखकर एक सिंपल और अनफेयर कंक्लूजन निकालना आसान है। शर्मा जी बेवकूफ़ थे और बंसल अंकल समझदार। वो कंक्लूजन गलत है। ये उस गहरे हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को मिस कर देता है जो इंडिया में मिडिल क्लास के बिहेवियर को गवर्न करता है। शर्मा जी बेवकूफ़ नहीं थे, वो तो
एक पूरी तरह से डिफरेंट इकोनॉमिक एरा के लिए लिखे गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर चलने वाले एक रैशनल एक्टर थे। रिस्क का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1950 टू 1990। स्केर्सिटी इकोनॉमी, लाइसेंस राज, प्राइवेट बिजनेस को शक से देखा जाना, गवर्नमेंट जॉब इक्वल टू एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, पेंशन, सोशल डिग्निटी। मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी 1991 टू प्रेजेंट। हाई इन्फ्लेशन, एक्सपेंडिंग प्राइवेट सेक्टर, कैपिटल एप्रिसिएशन, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अपनी परचेजिंग पावर खो देते हैं, रियल एसेट्स और इक्विटी थ्राइव करते हैं। उस दुनिया के बारे में सोचिए जिसने शर्मा जी के फाइनेंशियल वर्ल्ड व्यू को शेप दिया। वे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बड़े हुए, एक ऐसा एरा जो इकोनॉमिक स्कार्सिटी, लाइसेंस राज, स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल्स और हर तरफ फैली अनएम्प्लॉयमेंट से परिभाषित था। उस दौर में प्राइवेट एंटरप्राइज रिस्की था, अक्सर केओटिक था और एक सोशलिस्ट स्टेट द्वारा गहरे मोरल सस्पिशन के साथ देखा जाता था। 1960s और 1970s की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से गुजर रहे एक परिवार के लिए सरकारी नौकरी सिक्योर करना सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं था, ये गरीबी के खिलाफ अल्टीमेट प्रोटेक्शन था। ये सेफ्टी, सोसाइटल रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट हाउसिंग का एक्सेस, मेडिकल रिइंबर्समेंट स्कीम्स के जरिए हेल्थ केयर और एक लाइफ लॉन्ग पेंशन को रिप्रेजेंट करता था जो आपकी आखिरी सांस तक आपकी रक्षा करती थी। शर्मा जी की फाइनेंशियल हैबिट्स, गोल्ड खरीदना, गवर्नमेंट बैक्ड फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा लॉक करना, डेट से बचना और सब कुछ छोड़कर जॉब सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखना, एक लो ग्रोथ क्लोज्ड इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह रेशनल स्ट्रेटेजीज थीं। उनकी नाकामी इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, ये तब अपने ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर को अपडेट न कर पाना था जब 1991 में देश के इकोनॉमिक रूल्स उनके पैरों तले बदल गए। दूसरी तरफ बंसल अंकल एक ऐसी मर्चेंट कल्चर से बिलोंग करते थे जो सदियों से एक अलग इकोनॉमिक लॉजिक के तहत काम कर रही थी। ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज में, चाहे नॉर्थ इंडिया के बनिया हों, तमिलनाडु के चेट्टियार हों, राजस्थान के मारवाड़ी हों या वेस्टर्न कोस्ट के गुजराती हों, पैसे को कभी स्टेट्स या इमीडिएट कंजम्पशन के टूल के रूप में नहीं देखा गया, इसे कैपिटल के रूप में देखा गया। इन कम्युनिटीज में कैश काउंटर पर बैठने वाले छोटे बच्चे एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स से फाइनेंशियल थ्योरी नहीं सीखते, वे डेली कैश फ्लो को देखकर 3 फाउंडेशनल इकोनॉमिक ट्रुथ्स सीखते हैं। पेपर वैल्यू वर्सेस कैश फ्लो का भ्रम। अगर आपका मंथली कैश आउटफ्लो आपके इनफ्लो से ज्यादा है तो एक हाई सैलरी या बड़े टाइटल का कोई मतलब नहीं रह जाता। असली स्ट्रेंथ नेट कैश फ्लो में होती है। स्टेटस की कीमत अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च करना उसी इंजन को खत्म कर देता है जो आपको सच में अमीर बना सकता है। स्टेटस एंजाइटी एक ऐसा महंगा टैक्स है जिसे मिडिल क्लास उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए चुकाता है जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। लेबर के ऊपर एसेट ओनरशिप, एक फिक्स्ड आवरली या मंथली रेट पर अपना टाइम बेचने की एक हार्ड मैथमेटिकल लिमिट होती है। रियल वेल्थ तब बनती है जब आपके पास प्रोडक्टिव एसेट्स, बिजनेसेस, रियल एस्टेट, इक्विटी हों, जो तब भी इनकम जनरेट करते हैं जब आप सो रहे हों, बीमार हों या वैकेशन पर हों। सेक्शन ब्रेक, कियोसाकी के कोर ट्रुथ की इंडियन रिटेलिंग। अपनी क्लासिक बुक रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने हाईली एजुकेटेड, सैलरीड फादर और अपने फ्रेंड के एंटरप्रेन्योरियल फादर के बीच के गहरे फर्क को हाईलाइट किया था। लेकिन जब हम उस फ्रेमवर्क को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करते हैं तो यह डायनामिक और भी गहरे कल्चरल और हिस्टोरिकल लेयर्स ले आती है। इंडिया में शर्मा जी और बंसल अंकल्स के बीच का डिवाइड सिर्फ एक जॉब और एक बिजनेस के बीच चुनने के बारे में नहीं है, ये हमारी कल्चरल कंडीशनिंग, कॉलोनियल हिस्ट्री और सोशल स्ट्रक्चर्स में बहुत गहराई तक फैला हुआ है। 3 कल्चरल शिफ्ट्स, क्लेरिकल प्रेस्टिज से कैपिटल ओनरशिप तक, उस कॉलोनियल हैंगओवर को अनलर्न करना जो बैलेंस शीट से ज्यादा टाइटल्स को वैल्यू देता है, गारंटेड सिक्योरिटी से मैनेज्ड रिस्क तक, यह समझना कि सेफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी इन्फ्लेशन या टैक्स के बाद वैल्यू खो देते हैं, स्टेटस कंजम्पशन से एसेट कंपाउंडिंग तक, सोशल डिस्प्ले से ज्यादा बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देना। द कॉलोनियल ब्यूरोक्रेटिक हैंगओवर। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम खास तौर पर डिजाइन किया था ताकि राज की मशीनरी चलाने के लिए डिसिप्लिन्ड, ओबेडिएंट क्लर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स तैयार किए जा सकें। व्हाइट कॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वर्क को सोसाइटी में सबसे ऊंचे पायदान पर रख दिया गया, जबकि ट्रेड, मैनुअल क्राफ्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को निचले सोशल स्टेटस पर ढकेल दिया गया। इंडिपेंडेंस के दशकों बाद भी मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज इस सबकॉन्शियस बायस को कैरी करती हैं कि हम एक प्रेस्टिजियस टाइटल वाली कॉरपोरेट डेस्क जॉब को एक इंडिपेंडेंट बिजनेस चलाने से बेहतर मानते हैं, भले ही बिजनेस ओनर उस एग्जीक्यूटिव से 10 टाइम्स ज्यादा कमा रहा हो।
द ग्रेट इन्फ्लेशन इल्यूजन। दशकों से मिडास इंडियंस यही मानते आ रहे थे कि 7% बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाना सबसे सेफ फाइनेंशियल मूव है। वे ये समझने में नाकाम रहे कि जब रियल कंज्यूमर इन्फ्लेशन जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग 8% से 10% की स्पीड से बढ़ रहा हो और बैंक के इंटरेस्ट पर उनके पर्सनल इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता हो, तो वह सेफ बैंक अकाउंट असल में हर साल अपनी परचेजिंग पावर खो रहा होता है। इंडिया के शर्मा जी अपनी वेल्थ को प्रिजर्व नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी लाइफ सेविंग्स का धीरे धीरे खामोशी से नुकसान हो रहा था। द ट्रैप ऑफ सिंगल इनकम फ्रेजिलिटी, मॉडर्न कॉरपोरेट इकोनॉमी का सबसे बड़ा लेसन, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में मेरे अपने फादर की स्टोरी में देखा, वह यह है कि आज का प्राइवेट सेक्टर पुरानी गवर्नमेंट सर्विस जैसी लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी नहीं देता। कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन और इकोनॉमिक डाउनटर्न किसी के 30 ईयर के करियर को एक ही दोपहर में खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी पूरी फैमिली की सिक्योरिटी सिर्फ एक मंथली पेचेक पर डिपेंड करती है, तो आप एक बहुत ही कमजोर फाइनेंशियल वायर पर जी रहे हैं, भले ही लिंक्डइन पर आपका कॉरपोरेट डेसिग्नेशन कितना भी इंप्रेसिव क्यों न साउंड करता हो। सेक्शन ब्रेक, कनेक्टिंग टू पापा, द सिस्टमिक ट्रैप। जब मैं अब अपने फादर के करियर को देखता हूं, वह हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट इंसान जिन्होंने 3 डिकेड्स की लॉयल सर्विस के बाद ओवरनाइट अपनी जॉब खो दी, तो मुझे साफ रियलाइज होता है कि पापा भी एक शर्मा जी थे। उन्होंने अपना फाइनेंशियल बेस इसलिए नहीं खोया क्योंकि वे इररिस्पॉन्सिबल, लेजी या रेकलेस थे। उन्होंने इसे इसलिए खोया क्योंकि उन्होंने हमारी फैमिली की परवरिश उस फाइनेंशियल प्लेबुक के हिसाब से की जो उस इंडिया के लिए बनी थी, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका मानना था कि हार्ड वर्क करना, कंपनी के प्रति लॉयल रहना, हर तरह के मार्केट रिस्क से बचना और लो यील्ड बैंक डिपॉजिट्स में कैश रखना ही अल्टीमेट सिक्योरिटी का रास्ता है। उन्हें इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करना नहीं आता था, उन्हें मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना कभी सिखाया ही नहीं गया था, और वे इक्विटी मार्केट से बहुत डरते थे क्योंकि किसी ने उन्हें सिस्टमैटिकली रिस्क मैनेज करना कभी नहीं सिखाया था। पापा कोई फेलियर नहीं थे, वह बस एक ईमानदार प्लेयर थे जो एक ऐसा गेम खेल रहे थे जिसके रूल्स बदल चुके थे, लेकिन किसी ने उन्हें अपडेटेड रूल बुक नहीं दी थी। मिडिल क्लास ब्लूप्रिंट का इवोल्यूशन। ओल्ड ब्लूप्रिंट 1970-1990s, हार्ड वर्क लीड्स टू सिंगल जॉब, लीड्स टू एफडीज या पीपीएफ, लीड्स टू पेंशन, लीड्स टू सेफ्टी। मॉडर्न रियलिटी 2020s प्लस, हार्ड वर्क लीड्स टू सैलरी या इनकम, लीड्स टू ऑटोमेटेड एसेट्स, लीड्स टू फ्रीडम। मॉडर्न इंडियन मिडिल क्लास की ट्रेजेडी ये है कि मिलियंस ऑफ यंग एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, जैसे बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मुंबई में मार्केटिंग मैनेजर्स, दिल्ली में हेल्थ केयर वर्कर्स, हैदराबाद में कंसल्टेंट्स, आज भी शर्मा जी वाले फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट पर ही काम कर रहे हैं। वे हाई सैलरी कमाने के लिए 60 आवर वीक्स काम करते हैं, लेकिन तुरंत ही उस सैलरी को लग्जरी कार्स, ओवरप्राइज्ड अपार्टमेंट्स और लाइफस्टाइल अपग्रेड्स की हाई ईएमआई में गंवा देते हैं, जिनका मेन मकसद सिर्फ अपने साथियों के सामने स्टेटस दिखाना होता है। वे अपना बचा हुआ पैसा यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स या बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा बेचे जाने वाले ओपेक हाई कमीशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में पड़ा रहने देते हैं। वे बिल्कुल वही सिंगल पॉइंट फ्रेजिलिटी लेकर चल रहे हैं जिसने मेरे फादर का करियर बर्बाद कर दिया था, बस यह एक मॉडर्न हाई इनकम कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में लिपटा हुआ है। सेक्शन ब्रेक। आप किस फादर्स ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं? जैसे ही आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ये समय अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशनिंग का एक ऑनेस्ट और बिल्कुल साफ साफ ऑडिट करने का है। खुद से ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछिए। जब हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो क्या आपकी इमीडिएट इंस्टिंक्ट ऐसी चीजें खरीदने की होती है जो स्टेटस दिखाएं, जैसे एक बिगर कार, मॉडर्न गैजेट्स, लग्जरी वेकेशंस, या फिर इनकम प्रोड्यूस करने वाले एसेट्स एक्वायर करने की होती है? क्या आप सिर्फ इसलिए लो यील्ड बैंक अकाउंट्स, ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स या ओपेक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज से चिपके हुए हैं क्योंकि वे सेफ फील होती हैं, जबकि आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कैसे धीरे धीरे आपकी परचेजिंग पावर को खत्म कर रहा है? अगर आपकी अर्नड इनकम का प्राइमरी सोर्स कल सुबह खत्म हो जाए, तो पेनफुल डिस्ट्रेस सेल्स करने या हाई इंटरेस्ट डेट लेने के लिए मजबूर होने से पहले आपका परिवार कितने मंथ्स सर्वाइव कर सकता है? क्या आप आज अपने नेबर्स को इंप्रेस करने के लिए एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, या ऐसी बैलेंस शीट जो आपको आज से 10 ईयर्स बाद एब्सोल्यूट फ्रीडम दे? बंसल अंकल की फाइनेंशियल समझदारी को अपनाने के लिए आपको कल ही अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर किसी लोकल मार्केट में हार्डवेयर स्टोर खोलने की जरूरत नहीं है। आज के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में
आप अपना प्रोफेशनल करियर छोड़े बिना सीधे अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से कैपिटल एक्यूमुलेशन, एसेट ओनरशिप और कंपाउंडिंग कैश फ्लो की पावर का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस के सबसे क्रिटिकल फर्क को मास्टर करना होगा। एक ऐसा फर्क जो उन लोगों को अलग करता है जो फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर फंसे रहते हैं उन लोगों से जो परमानेंट फ्रीडम बिल्ड करते हैं। अगले सेक्शन 2.2 एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। आपका घर वैसा क्यों नहीं हो सकता जैसा आप सोचते हैं में हम ज्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स द्वारा लिए जाने वाले सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजन का एनालिसिस करेंगे, होम ओनरशिप से जुड़े गहरे कल्चरल मिथ्स को चैलेंज करेंगे और ये बताएंगे कि आपको कमाने वाले एसेट और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को चुपचाप खत्म करने वाली लायबिलिटी के बीच फर्क कैसे पहचानना है।